बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। इकनॉमिक्स के आज के इस लेसन में हमने डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम का एनालिसिस फर्दर हमने लेके चलना है। इसमें भी कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हम देखेंगे और उन बेसिक चीज़ों में से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको याद रखनी होगी। अगर आप उनको बेस बनाने के लिए याद रखेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हम साथ चलते जाएंगे तो आप एक चीज़ अगर आपकी बेस अच्छी होगी तो साथ में उसमें एडअप जो भी करते जाएंगे वो समझ आता जाएगा। तो लाजमी है कि हर लेसन को इम्पोर्टेंस दें। छोटे लेसन्स इसलिए भी हम रखेंगे जिससे आप जो आने वाली नई चीज़ है उसको अच्छे तरीके से याद भी रख सकें और कंसेप्चुअली ग्रैस्प भी कर सकें। तो आज हमने बात करनी है सप्लाई पे। लास्ट लेसन में हमने डिमांड पे बात की थी। सप्लाई क्या होती है? तो यहाँ पे मंडी है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही हैं। मंडी कोई भी हो सकती है, वो सब्ज़ी की भी हो सकती है, वो गल्ला की भी हो सकती है, वो टॉयज़ की भी हो सकती है, वो कपड़े की भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो अब जो सेलर्स हैं वो मुख्तलिफ़ वैरायटी के होते हैं और वो कहीं से कोई चीज़ लेके आ रहा होता है और कहीं से कोई चीज़ लेके आ रहा होता है और इस तरीके से वो अपनी अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेके आते हैं। जब वो मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं इसको हम कहते हैं सप्लाई। ठीक है, ये सप्लाई प्रोवाइड की जाती है मार्केट में और मार्केट के अंदर ये कैसे मैकेनिज़्म वर्क करता है इसको आज हमने समझना है कि सप्लाई है क्या। सप्लाई इज़ द क्वांटिटी ऑफ गुड दैट सेलर विश टू सेल। वो ये चाहता है कि इसको सेल करे एट ईच कंसीवेबल प्राइस, के मार्केट के अंदर जो प्रीवेलिंग प्राइस है या जो वो समझता है कि इतनी प्राइस मेरी प्रोडक्ट के लिए काफ़ी है और वो ख्वाहिशमंद होता है कि अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर बेचे, तो वो जो चीज़ ला के मार्केट के अंदर बेचता है उसको हम कहते हैं सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? ये जो सेलर है, अब यहाँ पे बायर्स भी आते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, इकट्ठे खड़े होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि कोई सेलर क्या चीज़ लेके आ रहा है जो हम उससे परचेज़ कर सकें। तो ये जो बायर्स हैं ये भी आते हैं इस मार्केट में और सेलर भी आते हैं। ये खाली हाथ आते हैं पैसा लेके, ये सामान लेके आते हैं पैसा लेने के लिए। तो इनका मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? पैसा। तो ये प्रोडक्ट इनको बेचते हैं और इनसे पैसा लेके चले जाते हैं। तो दोनों पार्टीज़ किस तरीके से लेके चलती हैं? लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि इस पार्टी, ये जो सप्लाई करने वाले लोग हैं, इनकी ख्वाहिश होती है कि इस जगह पे तब जाके चीज़ बेचें जब चीज़ की प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा हो। यूँ यूँ चीज़ों की प्राइस बढ़ती है या जो इसके पास प्रोडक्ट ए है, इसके पास प्रोडक्ट बी है, इसके पास प्रोडक्ट सी है, तो अपनी प्रोडक्ट ए वाला उस वक्त मार्केट के अंदर जाके चीज़ बेचेगा जब उसको लगेगा कि इसकी कीमत सही है, अच्छी है और ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा जब ये चीज़ें अच्छी उसको कीमत देंगी। अब एक चीज़ है उसकी कीमत प्रोड्यूस करने में हम कहते हैं जी ए बी सी, इन तीनों चीज़ों की कीमत 5 रुपए की लागत से 1 यूनिट बनता है, हम अज्यूम कर लेते हैं। जबकि सेल प्राइस की अगर हम बात करें तो ये 25 रुपए पे सेल हो रही है, ये 15 पे हो रही है, ये 10 पे हो रही। तो लागत एक जैसी है, मेहनत टाइम एक जैसा है, हम अज्यूम कर लेते हैं। तो सेलर जो है वो कोशिश करेगा कि वो चीज़ प्रोड्यूस करे जिसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा हो। लिहाजा अगर वो 1 यूनिट बनाता है ये 5 इसकी कीमत होगी, अगर 2 यूनिट बनाता है तो 10 हो जाएगी, 3 बनाएगा तो 15 हो जाएगी। तो कीमत भी बढ़ती जाती है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है। तो अब जब ये बातें आपको मेरी समझ आ गई हैं तो अब चलते हैं ज़रा। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट द क्वांटिटी सप्लाइड, हमने किस पे बात कर रहे हैं? लॉ ऑफ सप्लाई पे। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि जो सप्लायर क्वांटिटी इस मार्केट में लेके आ रहे हैं, विल गो अप, ये बढ़ती जाएगी एज द प्राइस गोज अप, जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा। और इसी तरीके से अगर कीमत कम हो जाएगी तो ये चीज़ें भी मार्केट के अंदर कम होती जाएंगी। एज आउटपुट इंक्रीजेज, यानी 1 यूनिट बनता है तो 5 रुपये है, 2 यूनिट बनेंगे 10 रुपये कीमत पड़ जाएगी, 3 यूनिट बनेंगे तो 15। यानी कि एज आउटपुट इंक्रीजेज कास्ट विल आल्सो इंक्रीज, हायर प्राइसेस मीन्स मोर प्रॉफिट, यानी कि हायर प्राइसेस मीन मोर प्रॉफिट। 5 रुपए की यहाँ पे लागत थी, 25 की बिक रही है,
तो लागत 5 है, कीमत जितनी ज़्यादा, अब 25 की जगह 50 चली जाए तो प्रॉफिट इसका और भी बढ़ जाएगा, यानी कि 5 रुपये इसमें से माइनस करें, अगर 25 थी तो 20 रुपये प्रॉफिट होगा, अगर 50 रुपये कीमत हो जाएगी 5 रुपये माइनस करेंगे तो 45 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही बात की गई है, हायर प्राइसेस मीन्स मोर प्रॉफिट, सो फर्म्स विल प्रोड्यूस मोर ऑफ दैट प्रोडक्ट हुज प्राइस हैज़ इंक्रीज्ड। मैंने जैसे एग्जांपल दी ए बी सी की, तो वो चीज़ प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे जिसकी कीमत ज़्यादा है। न्यू प्रोड्यूसर विल आल्सो इमर्ज इन मार्केट, और इस तरह से मार्केट में जब देखते हैं कि इतना प्रॉफिट हो रहा है तो नए प्रोड्यूसर्स भी आ जाते हैं, वो भी अपनी चीज़ बना के मार्केट के अंदर आके बेचते हैं। एंड टोटल सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज। अब जब नए प्रोड्यूसर इमर्ज होंगे तो डेफिनेटली अगर एक बंदा 100 यूनिट लेके आ रहा था, दूसरा बंदा आता है वो भी 50 लेके आ जाता है, तीसरा बंदा आता है वो भी 30-40 यूनिट लेके आ जाता है, तो इस तरीके से यहाँ पे सप्लाई बढ़ती जाएगी। तो सप्लाई स्केड्यूल क्या कहता है, या सप्लाई का ग्राफ क्या कहता है? सप्लाई स्केड्यूल इज a table, sometimes also referred to as a graph, which shows various combinations of quantity supplied at price. अब देखें क्वांटिटी एंड प्राइस का जिक्र कैसे होगा कि 5 रुपये अगर प्राइस होगी तो एक बंदा 75 यूनिट सेल करने के लिए राज़ी है, और जब कीमत कम हो जाएगी वो कहता है अब छोड़ो, इसमें इतना प्रॉफिट नहीं, मैं कम प्रोड्यूस करता हूँ, 70 रुपये पे आ जाएगा। जब 3 रुपये बढ़ेगी तो वो कहेगा कि अब तो बिल्कुल नहीं है, मजबूरन कुछ बनाना पड़ेगा, तो 60 पे आ जाएगा। 2 रुपये कीमत अगर पड़ेगी तो 40 यूनिट बना के बेचेगा, और अगर 1 रुपये पे कीमत आ जाती है तो वो टोटली 10 यूनिट बनाता है। तो इस तरीके से मार्केट के जब इंडिविजुअल डिमांड जो एक सप्लाई करता है, तो मार्केट के अंदर सप्लाई कैसे बढ़ती है, यानी कि एक इंडिविजुअल 75 यूनिट सप्लाई कर रहा है तो ओवरऑल मार्केट में बाकी भी लेके इसी तरह इस रेट पे आएंगे, और कीमत कम होगी तो फिर जो है इससे कीमत कम होने से इस ओवरऑल जो मार्केट के अंदर क्वांटिटी की सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी, और मज़ीद कीमत कम होने से सप्लाई कम होती जाएगी, और अल्टीमेटली इतनी आ जाएगी जो बिल्कुल मुनासिब रह जाएगी, यानी कि उससे नीचे आने की गुंजाइश नहीं होगी, शायद वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से थोड़ी सी ऊपर हो सकती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअली एक बंदा सप्लाई कर रहा होता है तो मार्केट की सप्लाई भी उसी तरीके से फ्लक्चुएट हो रही होती है या मूव हो रही होती है। अच्छा, हमने लास्ट टाइम बात की थी डिमांड कर्व पे, वो इस तरह का कर्व था, ठीक है। अब यहाँ पे आज हमने सप्लाई के कर्व पे बात करनी है, और दोनों को कंबाइन करके भी जब देखेंगे तो हमें कर्व या ग्राफ बनाने की भी समझ आती जाएगी। तो बजाय इसके कि हम मज़ीद आगे जाएं, आप एक दफ़ा कोशिश करें कि वाइट पेपर ले लें और उसके ऊपर कम से कम ग्राफ 2-3 दफ़ा बनाएं, प्राइस का भी यानी कि जो क्वांटिटी सप्लाई का ग्राफ भी बनाएं और डिमांड का ग्राफ भी बनाएं, ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरीके से इनके कर्व की डायरेक्शन होती है, ताकि हम आगे जब इनको कम्प्लेक्स लेवल पे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ए सप्लाई स्केड्यूल इज़ अ टेबल विच शोज़ वेरियस कम्बिनेशंस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस। ग्राफिकल इलस्ट्रेशन ऑफ दिस टेबल गिव्स अस द सप्लाई कर्व। इस तरीके से कुछ है। अब हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि 5 रुपये, 1 2 3 4 5, हम ये समझते हैं। तो जब 5 रुपये कीमत इसकी थी और ये हम अज्यूम कर लेते हैं इसके यूनिट्स 50 सप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे सप्लाई है। अब जो ही कीमत इसकी कम हुई तो इसकी जो यूनिट्स हैं वो भी ड्रॉप हो गए, और इसकी मज़ीद कीमत कम हुई, यूनिट्स मज़ीद ड्रॉप होते गए, 2 रुपये यूनिट है, फिर मज़ीद ड्रॉप हो गए, और यहाँ पे आके ये इसकी शेप बन जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं ये 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं और 50 हैं। तो यानी कि हायर प्राइसेस पे ज़्यादा सप्लाई होगी, और जैसे जैसे कीमत कम होती जाएगी इनका ग्राफ, और ये ग्राफ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी आ जाएगी, और ये है सप्लाई का कर्व। अब हम सप्लाई के फंक्शन को देखते हैं। जिस तरीके से हमने डिमांड के फंक्शन को देखा था, आपने इसको याद भी रखना है, क्योंकि आगे चल के हमने इनके इक्विलिब्रियम दोनों इक्वेशन से ही निकालना है। तो इसको भी आप पेज को ध्यान से सुनेंगे। सप्लाई फंक्शन इज़ एन इक्वेशनल रिप्रेजेंटेशन। सप्लाई फंक्शन क्या है? इक्वेशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई एज अ फंक्शन ऑफ ऑल इट्स डिटर्मिनेंट्स। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? क्वांटिटी सप्लाइड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड इज़ द फंक्शन ऑफ बाकी भी जो फैक्टर्स हैं, पी जी सी जी A1 से लेके N तक है, J1 है, JM है, और RA P G T+1।
तो हम यहाँ पे देखते हैं क्वांटिटी सप्लाइड QS है, प्राइस ऑफ द गुड्स है PG, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव गुड्स A1 से लेके AN तक है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द गुड्स जॉइंटली सप्लाइड J1 है, JM नेचर ऑफ J1 से JM तक है, और नेचर एंड अदर रैंडम स्टॉक्स R है, एम्स ऑफ प्रोड्यूसर्स A है, एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ गुड्स PG है, और एट फ्यूचर टाइम T+1 है। तो ये सप्लाई इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्वांटिटी सप्लाइड इज़, ये कम अज़ कम जो इंडिपेंडेंट सप्लाई है प्लस डिमांड कितनी है उसकी और प्राइस उसकी कितनी है, ये फंक्शन करेगा। यानी कि क्वांटिटी सप्लाइड या सप्लाई इक्वेशन इज़ C वो लेवल जिस पे मार्केट के अंदर जो भी प्राइस हो तो सप्लाई होती रहेगी, उसका प्राइस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी कि प्राइस बहुत कम भी हो जाए तो कुछ ना कुछ उस मार्केट के अंदर आता रहेगा, अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो ये वो पोर्शन है C, तो लाजमी तौर पे उसका मार्केट के अंदर आएगा जो नेचुरली ग्रो हो रही है। अच्छा, उसके बाद DP है, डिमांड ऑफ प्राइस है, यानी कि जितनी भी डिमांड होगी और उसकी बेसिस पे प्राइस होगी, तो क्वांटिटी सप्लाइड इज़ इक्वल टू C प्लस DP। और जबकि क्वांटिटी डिमांड का फंक्शन हमने देखा था, तो क्वांटिटी डिमांडेड इज़ दी डिमांड फंक्शन हमने देखा था A माइनस BP, जो कि स्लोप था उस प्राइस के साथ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई। प्रॉब्लम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन arise when we cannot determine that the change in equilibrium quantities is either caused by a change in demanded or by changes in both demand and supply, कि किसी भी चीज़ की सप्लाई किस वजह से मुतासर हो रही है, ये इक्विलिब्रियम जो है क्वांटिटी का वो किस तरीके से मुतासर हो रहा है, वो डिमांड की वजह से हो रहा है या सप्लाई की वजह से, या दोनों की कम्बिनेशन की वजह से। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या है, सप्लाई किस तरह मार्केट के अंदर ज़्यादा आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बड़ा इफेक्ट करती है। अगर किसी चीज़ की कीमत लागत ज़्यादा आ रही है और उसकी कीमत कम है तो डेफिनेटली वो उसको मैटर करेगी। अगर मैंने जैसे एग्जांपल दी थी A, B, C और हर एक की कीमत 5 रुपये प्रोडक्शन में आ रही है और इसकी कीमत 25 रुपये पे सेल हो रही है, ये 20 पे है, ये 15 पे है, तो प्रोड्यूसर की कोशिश होगी कि ये प्रोडक्ट लेके जाए। अब जब ये जो कीमत वाला C वाला है इसकी कम होगी, तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन मैटर करती है कि मार्केट के अंदर किस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो रही है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, जब एक ये क्लोज कम्बिनेशन इनका होगा तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो लोग ये ज़्यादा लेके आएंगे, अल्टरनेटिव नहीं लेके आएंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ गुड्स इन जॉइंट सप्लाई, जब सप्लाई ओवरऑल हो रही होती है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की के ओवरऑल क्या तरीक़ेकार चल रहा है। नेचर एंड अदर रैंडम स्टॉक्स नेचर एंड अदर रैंडम शॉक्स जो होते हैं मार्केट के अंदर, ओवरऑल मौसमी तगय्युरात और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजह से एम्स ऑफ प्रोड्यूसर चाहता क्या है, उसका एम क्या है वो भी मैटर करता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोड्यूसर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में, क्या कीमतें बढ़ेंगी या कम होगी, उस लिहाज से भी मार्केट के अंदर लेके आने वाला जो रुझान होता है चीज़ों का वो भी मुतासर होता है। अब डिटर्मिनेंट्स इन द कंटेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ बटर, अगर आप मक्खन की बात करें तो अगर मक्खन मार्केट में कितना अवेलेबल होता है उसके ऊपर भी कई सारे फैक्टर्स इम्पेक्ट करते हैं, लाइक जैसा कि ए रिडक्शन इन द कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बटर, कि अगर बटर यानी कि दूध सस्ता हो जाएगा, बटर बनाना आसान हो जाएगा तो उसकी सप्लाई इम्पैक्ट होगी, बढ़ेगी या कम होगी, दूध की कीमत पे डिपेंड कर रही होती है। रिडक्शन इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रीम एंड चीज़, क्रीम या चीज़ जो उससे बनती है उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, अगर उस पर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली बटर की तरफ लोग कम जाएंगे और क्रीम और चीज़ ज़्यादा बना के बेचेंगे। इसके अलावा एंड इंक्रीज़ इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ स्किम मिल्क बनाने में और स्किम मिल्क की डिमांड क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर इनकी कीमत स्किम मिल्क की बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली जो बटर है उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, लोग दूध से स्किम मिल्क ज़्यादा बनाएंगे। इफ़ वेदर कंडीशंस आर फेवरेबल ग्रास यील्ड्स एंड हैंस मिल्क यील्ड्स आर लाइकली टू बी हाई, यानी कि मौसम अच्छा है, जो घास है या जो इस तरह भैंसों बकरियों और गाय की चीज़ों के खाने की चीज़ें वाफिर मिकदार में है तो डेफिनेटली मिल्क भी ज़्यादा आएगा और उससे बटर बनने के चांस भी ज़्यादा होंगे। तो ये भी फैक्टर एक हो जाता है। If butter producers expect the price to rise in near future, they may decide to release less to the market now. अगर फ़र्ज़ किया वो ये समझते हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं बटर बनाने वाले, मक्खन बनाने वाले, कि आने वाला मौसम
उसमें शॉर्टेज हो जाएगी कोई घास फूस की या फिर दूध की, तो बटर महंगा हो जाएगा। तो इसलिए वो आज अपनी चीज़ों को स्टॉक कर लेंगे और जब चीज़ें महंगी होंगी तो उसको वो बेचेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स शिफ्टिंग सप्लाइंग कर्व। तो जो सप्लाई का कर्व है, ये जो कर्व था ये किस तरीके से मूव करता है, इधर जाता है या ऊपर जाता है, इसकी यानी कि मूवमेंट टू द राइट और मूवमेंट टू द लेफ्ट वर्ड, ये किस तरीके से इम्पैक्ट होती है, हमने इसको भी अब समझना है। इंक्रीज़ इन रिसोर्स प्राइस, यानी कि जो उसकी प्रोडक्शन की प्राइस है अगर बढ़ेगी तो लोग क्या है सप्लाई कम करेंगे, क्योंकि अब उसकी लागत ज़्यादा आना शुरू हो गई है। तो जब कम लोग सप्लाई करेंगे तो ये जो ग्राफ है ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, यानी कि लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। और जब चीज़ें मार्केट के अंदर शॉर्ट होती हैं तो इक्विलिब्रियम का जो प्राइस लेवल है वो बढ़ जाता है और उसकी क्वांटिटी का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई ही कम हो रही है। अब डिक्रीज़ इन सप्लाई प्राइस है तो रिसोर्स प्राइस है, यानी कि उसकी प्रोडक्शन की प्राइस अब कम हो गई है, तो ये वाइस वर्सा ऊपर वाले से मूव करना शुरू कर देगा, यानी कि अब उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी और उसका जो सप्लाई बढ़ने की वजह से उसका जो कर्व है वो राइट साइड पे चला जाएगा। और चीज़ें बढ़ने से इक्विलिब्रियम का जो प्राइस लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें बढ़ेंगी तो कीमत कम होती जाएगी, तो डिक्रीज़ हो जाएगा प्राइस लेवल इक्विलिब्रियम पे और क्वांटिटी जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल पे बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो चुकी है। अब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड है, यानी कि जो पहले हाथ से अगर कोई चीज़ बनाते थे तो एक महीने में 2 चीज़ें बनाते हैं, और अगर टेक्नोलॉजी आ जाए एक दिन में 10 चीज़ें बनाएंगे तो सप्लाई जो है मार्केट के अंदर बढ़ जाएगी और उसका सप्लाई का कर्व भी राइट साइड पे चला जाएगा और जो प्राइस लेवल है इक्विलिब्रियम का वो कम हो जाएगा और क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी इक्विलिब्रियम लेवल पे। अब आ जाता है डिक्लाइन इन टेक्नोलॉजी, तो ये उसके जो ऊपर वाली हमने सारी फ्रेज़ एलेबोरेट की, उसके अगेंस्ट चला जाएगा, यानी कि टेक्नोलॉजी के रुझान कम होने की वजह से उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, यानी कि उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी, लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाएगा कर्व और उसकी चीज़ों की कमी की वजह से उसकी प्राइस अप हो जाएगी इक्विलिब्रियम लेवल पे और क्वांटिटी उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी इक्विलिब्रियम लेवल पे। अब है एक्सपेक्ट अ प्राइस इंक्रीज़, यानी कि जो प्रोड्यूस करने वाला है वो ये समझता है कि आने वाले टाइम में चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो आज वो कम कर देगा सप्लाई उसकी, तो कम करने की वजह से जो कर्व है वो लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाएगा और प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई उसकी कम हो चुकी है और क्वांटिटी भी जो इक्विलिब्रियम का लेवल है उस पर कम हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई अब शॉर्ट हो चुकी है। अब अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस डिक्रीज़ होगी तो आज ही हम जितनी चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं तो बेच दें, तो ज़्यादा सप्लाई होना शुरू हो जाएगी, तो यानी कि इंक्रीज़ हो जाएगी और राइट साइड पे कर्व मूव कर जाएगा और चीज़ों की बढ़ने की वजह से प्राइस लेवल जो इक्विलिब्रियम का है वो कम हो जाएगा और क्वांटिटी जो है इक्विलिब्रियम लेवल की बढ़ जाएगी। इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ सप्लायर, यानी कि पहले 1-2 लोग बनाते थे अब 20 लोग बनाते हैं, तो सप्लाई बढ़ जाएगी, राइट साइड पे कर्व मूव कर जाएगा और इस तरह उसकी कीमत जो इक्विलिब्रियम लेवल की है वो कम हो जाएगी और क्वांटिटी जो इक्विलिब्रियम लेवल की वो बढ़ जाएगी। डिक्रीज़ इन नंबर ऑफ सप्लायर्स होने की वजह से सप्लाई कम हो जाएगी और उसका जो कर्व है वो लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाएगा और उसका प्राइस लेवल इक्विलिब्रियम पे इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें कम हो गई, अभी वो उनकी महंगी हो जाएंगी, ज़्यादा परचेज़ करना चाहते हैं लोग लेकिन चीज़ें आ नहीं रही, तो लिहाजा प्राइस का जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो बढ़ जाएगा और क्वांटिटी का इक्विलिब्रियम लेवल कम हो जाएगा। तो इस तरीके से फैक्टर्स शिफ्टिंग सप्लाइंग कर्व ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा ग्राफ इसकी जो मूवमेंट है कर्व की समझना ज़रूरी है, अक्सर इसमें से सवाल आ रहे होते हैं। अब हम पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम है क्या। तो इक्विलिब्रियम अगर हमने डिमांड का देखा था तो इस तरीके से ग्राफ था, अब सप्लाई का देखें तो इस तरीके से ग्राफ है। तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे देखते हैं कि मार्केट के अंदर जो डिमांड चीज़ें की जा रही हैं, लेट्स सपोज वो हैं 100 और सप्लाई भी जो हो रही है मार्केट के अंदर वो भी है 100, तो ये क्या कहेंगे इक्विलिब्रियम, यानी कि तवाज़न पे हम पहुंच चुके हैं, जितनी लोग परचेज़ करना चाहते हैं उतनी ही सप्लाई हो रही है, तो ये है इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट। इक्विलिब्रियम इज़ अ स्टेट इन विच देयर आर नो शॉर्टेजेस एंड सरप्लसेस, इसमें शॉर्टेज भी नहीं है सरप्लस भी नहीं है, और दूसरे अल्फाज में हम कहें द क्वांटिटी डिमांडेड इज़ इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड, जितनी क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है उतनी ही मार्केट के अंदर डिमांड की जा रही है। इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ द प्राइस प्रिवेलिंग एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि ये इंटरसेक्शन है जिन पे दोनों लाइनें कट ऑफ कर रही हैं ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई, ये डिमांड का कर्व है और ये सप्लाई का कर्व है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
In other words, it is the price at which the quantity demanded is equal to the quantity supplied. Equilibrium quantity is the quantity that clear the market. In other words, it is the quantity at which the quantity demanded is equal to the quantity supplied. वही है, यानी कि जो सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाता है, जितनी डिमांड की जा रही है उतनी ही सप्लाई की जा रही है। अब अगेन वही कर्व हमारे पास आ गया, ये हमारे पास डिमांड का कर्व है, ये हमारे पास सप्लाई का कर्व है। क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। अब ये क्वांटिटी है, ये हमारे पास प्राइस है, और ये हमारे पास सप्लाई कर्व है, ये हमारे पास डिमांड कर्व है। इस पूरी शेप को आपने अच्छे तरीके से समझने। अब अलजेब्रा से अगर इसको एक्सप्रेशन को हम, जैसे कि इक्वेशन भी हमने देखी थी, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम क्या है, इफ़ वी हैव फॉलोइंग डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन, तो हमने फार्मूला देखा था क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। तो ये कर्व है, तो ये हमारे पास ए अदर फैक्टर्स हैं, तो क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू 40 प्लस 20 पी, यानी कि सी प्लस हमने देखा था डी पी, डिमांड प्राइस, डिमांड और प्राइस का लेवल, यानी कि। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, क्वांटिटी डिमांड क्यू डी एंड क्यू एस इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड का फंक्शन जो ए माइनस बी पी के हमने देखा था, और क्वांटिटी सप्लाइड सी प्लस बी पी हमने देखा था, सॉरी डी पी देखा था। अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। बी का मतलब कर्व था, डिमांड का कर्व। ये क्या था हमारे पास, क्वांटिटी डिमांड, और क्वांटिटी सप्लाई का फंक्शन था हमारे पास सी प्लस डी पी। तो अब हमने ये अज्यूम कर लिया, और इसको अब हम आगे चल के सॉल्व करते हैं। इन इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। अब क्यू डी हमारे पास इक्वेशन का जो पीछे हमने देखा 100 माइनस 10 पी, और क्वांटिटी जो सप्लाई का फंक्शन था 40 प्लस 20 पी। अब हम इसको सॉल्व कर लें तो पॉजिटिव जितनी है वो एक साइड पे आ जाएंगे, 20 पी प्लस 10 पी और 100 माइनस 40, तो ये 30 पी इज इक्वल टू 60। पी को इधर रखें तो 60 डिवाइडेड बाई 30, तो पी इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास पी की जब वैल्यू आ गई तो हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ प्राइस इन एनी ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन। दोनों हमारे पास जो इक्वेशन थी उनमें से किसी की जगह पे भी आप पुट करें पी की वैल्यू जो 2 है, तो क्यू ए माइनस बी पी में देखें तो ए की वैल्यू कितनी 100 थी, माइनस बी स्लोप जो कर्व है, और पी की वैल्यू हमने 2 निकाली, 2 मल्टीप्लाई 10 ये 20 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा, और ये क्वांटिटी इज इक्वल टू 80। द इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ 2, यानी कि उसकी प्राइस 2 होगी, एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज़ 80। हम ये कह सकते हैं कि प्राइस जो है इक्विलिब्रियम लेवल पे 2 हो जाएगी और क्वांटिटी इसकी 80 हो जाएगी। लेकिन ये मूव करते रहते हैं कर्व के साथ साथ, और उनकी जो बाकी सब्स्टिट्यूट या दूसरे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन आपको दोनों का मालूम हो जाता है कि इक्विलिब्रियम पे प्राइस क्या होगी और उसकी क्वांटिटी क्या होगी।